और बात करेंगे चुनावी राज्य बिहार की, जहां बिहार में चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार थम गया है और ऐसे में कल दूसरे चरण का मतदान होना है। 20 जिले की 122 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में आपने देखा किस तरीके से दमखम से प्रचार प्रसार किया गया। बीते दिन चुनावी शोर थम गया और ऐसे में बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। सभी दल अपनी अपनी जीत का स्वर जो है वो और ज्यादा तेजी से यहां पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबका स्वर इस समय जो है वो गूंजता हुआ जीत के लिए, जहां पर महागठबंधन से लेकर एनडीए तक सभी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। ऐसे में 14 तारीख को फैसला जब आएगा तब जनता का जनादेश जो है सबके सामने होगा। बिहार में चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार थम गया है। कल दूसरे चरण का मतदान होगा और ऐसे में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे और ऐसे में अमित शाह से लेकर तमाम बड़े दिग्गज नेता जो कि बिहार चुनाव प्रचार में पूर्ण रूप से एक्टिव नजर आए हैं, उनकी ओर से अब दम भरा जा रहा है कि उनकी ही सरकार बनने वाली है। जंगल राज से लेकर तमाम पहलुओं पर एनडीए ने महागठबंधन को घेरा है, आरजेडी को घेरा है और ऐसे में अब जनता का जनादेश जो है, जो आधी सीटों पर अभी बाकी है, 122 सीटों पर कल दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में बाकी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी मतदान पेटी में कैद हो जाएगा और उसके बाद 14 नवंबर को जब इसके नतीजे आएंगे तो जनता का जनादेश जो है वो सबके सामने होगा। ऐसे में जनता ने किसको चुना है एक बार फिर से? क्या नीतीश के हाथ में सत्ता होगी, एनडीए काबिज होगी, या महागठबंधन को इस बार जनता ने मौका दिया होगा? ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दमखम से प्रचार हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से भारी भीड़ रैलियों में भी देखी गई है। चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। सासाराम वालों, पहले चरण के चुनाव का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखिए, मेरा बिहार में 37वां सभा है। मैं पूरे बिहार में घूम कर आया हूं और पहले चरण में जो चुनाव हो चुका उसमें लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। और इस बीच आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन यहां पर हुआ है। सभी फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में मौजूद हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से भारी तादाद में महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर प्रदेश के मुखिया के समक्ष पहुंची हैं, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बेहद धैर्यपूर्वक तरीके से सभी की समस्याएं जो हैं एक एक कर सुनी जा रही हैं और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी यहां पर मौके पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो कुछ इसी तरह से जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन उनकी ओर से किया जाता है, ताकि जनता से सीधा संवाद वो स्थापित कर सके। जनता की समस्याओं से खुद यहाँ पर रूबरू सीएम योगी आदित्यनाथ होते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बढ़ चढ़कर महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर प्रदेश के मुखिया के समक्ष पहुंची। ऐसे में मुखिया भी अपनी पूरी भागीदारी इसमें निभाते हुए कि सभी की समस्याएं सुनकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित इसके मद्देनजर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को भी सख्त हिदायत यही कि सभी फरियादियों की समस्याओं का जल्द से जल्द और पारदर्शी तरीके से निस्तारण हो और कोई भी यहां से जो है निराश ना लौटे, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को सजग बनाने की प्रतिबद्धता उनकी हमेशा देखने को मिलती है और ऐसे में जनता के उत्थान के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्याएं यहां पर सुन रहे हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और ऐसे में उनकी ओर से सभी की समस्याएं यहां पर सुनी जा रही हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जनता दरबार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगाया गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी की समस्याएं एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ सुनते हुए
गोरखपुर में ये जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और सभी फरियादियों की समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ पर सुनी जा रही हैं। बढ़ चढ़कर महिलाएं इसमें पहुंची हैं अपनी समस्याएं लेकर और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी सभी की समस्याएं यहाँ पर सुनी जा रही हैं। और ऐसे में जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मौके पर ही निस्तारण के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए जा रहे हैं और ऐसे में ये समझना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए जो उनका जुड़ाव रहा है जनता से, उसको और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए जनता दर्शन कार्यक्रम जो है अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज आरोप तय करने पर फैसला भी आ सकता है। लालू और तेजस्वी यादव की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी मामले में अहम सुनवाई होनी है और ऐसे में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होगी। आज आरोप तय करने पर फैसला आ सकता है। लालू और तेजस्वी यादव की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो आज आरोप तय करने पर फैसला आ सकता है। तो लालू और तेजस्वी की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। ऐसे में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होगी और लैंड और जॉब स्कैन का ये पूरा मामला है, इसमें आज सुनवाई होनी है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होगी और आज आरोप तय करने पर बड़ा फैसला भी आ सकता है। लालू और तेजस्वी यादव की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में लालू और तेजस्वी यादव के इस पूरे मामले को लेकर जो आज सुनवाई होनी है, इसमें बड़ा फैसला आ सकता है। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होगी। आज आरोप तय करने पर फैसला आ सकता है और लालू और तेजस्वी यादव की इसके मद्देनजर मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में ये वो मुद्दा भी रहा है जो कि चुनाव में लगातार उठाया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार एनडीए इसको लेकर हमलावर भी रही है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में जिस तरीके से लालू और तेजस्वी यादव फंसे हैं, तो ऐसे में उनके समय में भ्रष्टाचार हुआ करता था और इस कदर हुआ करता था कि लालू और तेजस्वी भी उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। लगातार आरोप जो है एनडीए की ओर से लगाए गए और ऐसे में आज इसी मामले में अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और लालू और तेजस्वी यादव की इसके मद्देनजर मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो लालू और तेजस्वी यादव की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में आज ये बेहद ही अहम सुनवाई होने वाली है और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होगी। ऐसे में इस मामले में जिस तरीके से लालू और तेजस्वी की मुश्किलें पहले ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, ऐसे में आज जब ये सुनवाई होगी तो कयास यही है कि और ज़्यादा मुश्किलें भी इनकी बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर आज इस सुनवाई पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि ज़मीन के बदले नौकरी मामले में आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ तथ्य पेश किए जाएंगे, किन फैक्ट्स को टेबल करने का काम किया जाएगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरी सुनवाई होनी है। ऐसे में पूरे तथ्यों को संकलित करने के बाद यहाँ पर ये पूरी सुनवाई होने वाली है और ऐसे में इसी के मद्देनज़र लालू और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसकी आशंका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, पटना के दानापुर में दर्दनाक हादसे को लेकर एक खबर है। दानापुर में मकान की छत गिर गई और मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत की खबर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पटना के दानापुर में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि मकान की छत यहां पर अचानक से गिर गई। ऐसे में 5 लोग मलबे के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि कितने लोग अभी इसमें घायल हैं, इसको लेकर कोई सूचना सामने नहीं आई है। बाकी जानकारी आना विशेष है। पटना के दानापुर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। दानापुर में मकान की छत अचानक से भरभरा कर गिर गई
मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत यहां पर हुई है और ऐसे में कितने लोग दबे थे, कितने लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और ऐसे में कितने लोगों का इलाज चल रहा है, इस बारे में जानकारी आना भी शेष है। पटना के दानापुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मकान की छत अचानक से भरभरा कर गिर गई और मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत यहां पर हुई है। फिलहाल पुलिस की ओर से शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पटना के दानापुर में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत यहां पर हुई है। पटना के दानापुर में दर्दनाक हादसे को लेकर एक खबर है, 5 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में मकान की छत यहां पर भरभरा कर अचानक से गिर गई और मलबे में दबकर 5 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। फिलहाल 5 को ही पुलिस ने जो है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है कब्जे में लेकर और फिलहाल घटना की जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के गोपालगंज में बड़ा हंगामा देखने को मिला। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस कार से हुए हादसे के बाद लोगों का ये गुस्सा भड़का। हादसे में युवक की मौत की अफवाह के बाद लोगों की ओर से हंगामा किया गया और इस कदर लोग यहां पर गुस्सा गए कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी में ही यहां पर आग लगा दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ा हंगामा देखने को मिला है और हादसे में युवक की मौत की अफवाह के बाद लोगों की ओर से हंगामा यहां पर किया गया और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी फूंक दिया, जहां पर बताया यह गया कि पुलिस की गाड़ी में लोगों की ओर से आग लगा दी गई। बिहार के गोपालगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हंगामा हुआ। ऐसे में लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग यहां पर लगा दी। फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। पुलिस कार से हुए हादसे के बाद लोगों का गुस्सा भड़का और हादसे में युवक की मौत की अफवाह के बाद यह हंगामा यहां पर भड़का और लोगों में इस कदर गुस्सा था कि उन्होंने पुलिस की गाड़ी को भी यहां पर आग लगा दी। बिहार के गोपालगंज में ये बड़ा हंगामा देखने को मिला है, जहां पर पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया गया। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दरअसल दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 350 के पार है। लोगों की सांसों पर संकट मंडराता हुआ इस समय नजर आ रहा है और ऐसे में समझिए कि जिस तरीके से वायु प्रदूषण इस समय बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, यानी दिल्ली की हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो ऐसे में जिन लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, इसके अलावा गले में जिस तरीके से खराश हो रही है, फेफड़ों पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो लोगों की सांसों पर संकट मंडराता हुआ इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली का AQI लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि सुबह शाम उन्हें काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है और बिल्कुल भी दिल्ली की हवा जो है सांस लेने लायक तो नहीं है, क्योंकि AQI जो है वो 350 के पार बना हुआ है, यानी बहुत ही ज़्यादा गंभीर श्रेणी में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। लोगों की सांसों पर संकट इस समय मंडराता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद ही गंभीर स्तर पर बना हुआ है। एहतियातन कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे फलीभूत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से AQI 350 के पार बना हुआ है, जो कि दिखाता है कि दिल्ली की हवा इस समय बेहद ही खराब श्रेणी में है। बढ़ेंगे आगे, दिल्ली MCD उपचुनाव में महामुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां पर बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दिल्ली MCD उपचुनाव में महामुकाबला अब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने
12 उम्मीदवारों की सूची यहां पर जारी कर दी है। कांग्रेस ने भी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में जब आमना सामना इन प्रत्याशियों का होगा तो ऐसे में किसका चुनाव इसमें होगा, कौन इसमें फतह हासिल करेगा, ये देखना ही बेहद महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में महामुकाबला हुआ है जहां पर बीजेपी की ओर से जो 12 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 उम्मीदवारों की सूची जो कि बीजेपी की ओर से जारी की गई है। 12 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं और ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी अपने प्रत्याशी जो हैं चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में ये महामुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में किस सीट पर किसका कब्जा होगा, कौन इसमें फतह हासिल करेगा, ये देखना ही बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अपने प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों सालाना उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है, जहां पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय संस्कृति उपवन में सालाना उत्तराखंड महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 10 दिवसीय उत्सव उत्तराखंड की समृद्ध पारंपरिक विरासत, कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। मेले में हाथ से बने शिल्प, गहने, हथकरघा, साड़ियां और अन्य मेक इन इंडिया उत्पाद की पहली पसंद, ये तमाम उत्पाद बने हुए। आयोजन स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रौनक और पारंपरिक व्यंजनों की खुशबू माहौल को और ज्यादा खास बना रही है। महोत्सव 18 नवंबर तक चलने वाला है। ऐसे में बढ़ चढ़कर लोग जो है इस महोत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ऐसे में इस बार का ये महोत्सव जो है वो बेहद ही खास है, क्योंकि मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस समय आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और लोग भी ज्यादा से ज्यादा भारत में बने ही उत्पाद यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके जरिए स्वदेशी सामान मैं उत्तराखंड महोत्सव में लास्ट 3 ईयर्स से कर रही हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे रिस्पांस अच्छा ही जाता है और आई होप अच्छा ही जाएगा। और आप लोग आइए, प्लीज़ कम एंड विजिट माय शॉप एंड एंजॉय द फंक्शन। अभी तो फर्स्ट डे है तो स्लो डाउन ही रहेगा, आगे हाइप पकड़ेगा। हम लोग क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखते हैं। बिसाइड्स रैबिट हम लोग का याक वूल भी है, ये भी हम लोग का है। इसके अलावा हम ऑस्ट्रेलियन मरीनों का भी काम करते हैं और इसके अलावा हम लोग के पास लैम वूल भी है और पश्मीना भी है। तो ये 5 कैटेगरीज के वूल हैं और लोगों को ये चॉइस दें और उनको ये एजुकेशन भी दें कि वो अगर वूलन पहने हुए हैं तो किसका वूल पहने हुए हैं। तो वूल की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो यही चीज़ में हम लोग एजुकेट भी करते हैं और इसीलिए हम लोग का स्टार्टअप जो है वो उत्तराखंड बेस्ड है और उसका ऑब्जेक्टिव भी ये है कि हम पॉलिएस्टर फ्री रहें, जिससे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम चीज़ें बनाएं। हमारे पास वुलन, सारा सामान वुलन है, कॉटन भी है, बाकी हमारा पार्टी वेयर भी है, पर मेनली हमारा सारा वुलन अभी स्टॉक आया है। बढ़ेंगे आगे। गुजरात एटीएस ने आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला बताया जा रहा है। उसकी पहचान मोहम्मद सुहेल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सुहेल पिछले 3 साल से मुजफ्फरनगर में एक मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। इस साल जून में वह घर आया था और जुलाई में वापस चला गया था। बताया जा रहा है कि वह 1 हफ्ते पहले गुजरात पहुंचा, जहां एटीएस ने उसे हिरासत में लिया। बता दें कि एटीएस को सुहेल के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के ठोस इनपुट भी मिले थे। फिलहाल लखीमपुर खीरी पुलिस भी सिंगाही क्षेत्र में उसके स्थानीय संपर्कों की जांच में जुटी है और सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से छानबीन करने में जुटी हुई हैं। तो एटीएस ने 3 आतंकियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। ऐसे में लखीमपुर खीरी का सुहेल मामले में यहां पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरनगर के मदरसे में आतंकी पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में एटीएस को ठोस सबूत ये मिले हैं कि आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। फोन आया था दोपहर में, पुलिस आई थी, अभी आई थी, 2-3 बार आ चुकी है पुलिस। बता रहे हैं गुजरात से तुम्हारा सोहेल जो है कोर्ट में किडनैप हो गया है। तो पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया है क्या, मगर ऐसी बात है नहीं। मामला कुछ नहीं, हम लोग को आज ही पता चला था 3 बजे के टाइम
फ़ोन आया था गुजरात से, तो वो कहने लगे सोहेल खान को अरेस्ट कर लिया गया है। तो मेरी बहन पास, तो इन्होंने कहा कि कोई और होंगे सोहेल भाई, हमारे तो वहाँ पढ़ने गए हैं, हाफिजा करते हैं वहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सुम्मी खान कौन है? इन्होंने कहा हमारे भाई हैं। और असीम खान तो कहीं वो भी हमारे भाई हैं, सलीम तो कहीं पापा हैं, तो कहीं लखीमपुर के हैं, वार्ड नंबर 1 का वो सोहेल खान गुजरात में पकड़ लिया। बस इतनी बात उन्होंने कही थी और फिर फ़ोन काट दिया था। आपके भाई सोहेल क्या करने गए थे गुजरात? वो हाफिजा वहाँ करते हैं, 3 साल से हाफिजा कर रहे हैं वहाँ। पढ़ाई कहाँ तक करी है उन्होंने? मतलब हाफिज पूरे हो गए हैं, वो ये वाली पढ़े नहीं है, हाफिजा वाली है।